हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विक्रमाज एडुटेक पे। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी एमसीक्यू सीरीज के 10वें अंक में, जहां कि आज हम पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके सही आंसर की तरफ जाएंगे और उसके एक्सप्लेनेशन को भी समझेंगे। और इसी के साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से बदलते परिवेश में, बदलते क्वेश्चन फॉर्मेट में हम किस तरीके से एमसीक्यूज को सही टिक करें। बिकॉज अभी के टाइम पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ऐसे फ्रेम किए जाते हैं कि जहां आपके गलत होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को, जहां पे हम पहले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो पार्लियामेंट का ज्वाइंट सिटिंग होता है, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, और जो आर्टिकल 87 है, इसमें किन किन चीजों को मेंशन किया गया है। इन तीन सिचुएशन में से या फिर इन तीन कंडीशन में से ऐसे कौन से सिचुएशन या फिर ऐसे कौन सा कंडीशन है जिसमें कि आपको ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट में आपको आर्टिकल 87 के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजों के लिए हम बुला सकते हैं। अब देखिए, फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ईच ईयर, जब किसी भी फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है, जो उसकी पहली सिटिंग होती है, उसमें हम आर्टिकल 87 के तहत ही बुलाया जाता है। या फिर ओपनिंग सेशन ऑफ द न्यू लेजिस्लेचर आफ्टर जनरल इलेक्शन, हर 5 साल में, जरूरी नहीं है, कभी कभी मिड टर्म इलेक्शंस भी हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या, जब उसका जो सेशन बुलाया जाता है, ओपनिंग सेशन बुलाया जाता है, जैसे कि आपको पता है कि 2024 में लोकसभा का जनरल इलेक्शन होने वाला है। जब इस जनरल इलेक्शन के बाद रिजल्ट आएंगे तो जो उसका ओपनिंग सेशन होगा उसमें जो बुलाया जाएगा जनरल इलेक्शन के बाद, तो क्या आर्टिकल 87 के तहत ही बुलाए जाते हैं, या फिर जो सबसे लास्ट ऑप्शन है जो कि काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि जनरली ज्वाइंट सेशन के संबंध में हम हमेशा इसी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं कि डेडलॉक ओवर द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बिटवीन बोथ ऑफ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब कभी कभी क्या होता है ना कि आपको जैसे कि पता ही होगा प्रोसीजर क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने का। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी एक हाउस में बिल को प्रेजेंट करते हैं, उस हाउस से बिल को पास कराते हैं, डिपेंड करता है उसके मेजोरिटी पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, दूसरे हाउस में बोलते हैं अगर लोकसभा से पास हो गया तो फिर हम उसको राज्यसभा में भेजते हैं, अगर यहाँ से भी पास हो जाता तो फिर हम उसको प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि मान लो लोकसभा में किसी एक पार्टिकुलर पार्टी की मेजोरिटी जिसकी सरकार है, वहां से तो वो पास करा लेता है लोकसभा में बिल को, लेकिन जैसे ही बिल राज्यसभा में पहुंचता है, क्योंकि आपको पता है राज्यसभा क्या है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, वहां पे जितने भी सदस्य होते हैं, ज्यादातर सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, स्टेट से चुने जाते हैं, अगर वो 12 सदस्यों को छोड़ दे जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। तो वैसे में अगर राज्यसभा में ये बिल अटक जाता है तो अब क्या होता है, वापस फिर से भेज दिया जाता है लोकसभा को। लोकसभा ने फिर इस बिल को पास किया और वापस भेजा किसको, राज्यसभा को। अब राज्यसभा को फिर भेज रहा है ये बिल, अब यहाँ से फिर राज्यसभा ने पास करने से मना कर दिया, वापस कहाँ गया, लोकसभा के पास। अब ये सिचुएशन हमेशा चलते ही रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी तो इस बिल को तो पास कराना ही कराना है ना। लेकिन अगर ये डेडलॉक एस्टेब्लिश हो गया, प्रेसिडेंट के पास पहुंचा ही नहीं है बिल, जब तक ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा इस बिल पे, तब तक इसको क्या मिलेगा, एसेंट नहीं मिलेगा और ये लॉ नहीं बनेगा, बिल का बिल ही बना रह जाएगा। ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाता है, एक ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, जहां पे इन दोनों जो हाउस के सदस्य होते हैं, अब देख लीजिए इन दोनों हाउस के सदस्य कितने हो जाएंगे, 545 के अराउंड लोकसभा और 250 के अराउंड राज्यसभा, तो 795 यानी कि टोटल 800 के आसपास सदस्य हो जाएंगे। और इसमें से मेजोरिटी के लिए कितना चाहिए, हमें 400 चाहिए। तो जो रूलिंग पार्टी होती है किसी भी तरीके से 400 तो मैनेज कर ही लेती है और बिल हो जाता है पास। अब तक 3 बार किसी भी अमेंडमेंट के प्रोसीजर के लिए 3 बार ज्वाइंट सिटिंग को बुलाया गया। कब बुलाया गया मैं आपको आगे बताऊंगा। तो क्या डेडलॉक के लिए भी जब सिटिंग बुलाई जाती है तो क्या आर्टिकल 87 के तहत ही बुलाई जाती है। आपके सामने ऑप्शन है 2 and 3, 1 ओनली, या फिर 1 and 2 ओनली, या फिर 1, 2 and 3 ओनली। चलते हैं करेक्ट आंसर की तरफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 and 2। मतलब ये कि सिर्फ और सिर्फ इस टाइम और इस टाइम आर्टिकल 87 के तहत हम क्या करते हैं, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट को इनवाइट करते हैं। देखिए जो आर्टिकल 87 है वो क्या बोलता है, प्रेसिडेंट एड्रेस और ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग को जब प्रेसिडेंट साहब एड्रेस करते हैं उस वक्त पे आर्टिकल 87 के तहत ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है पार्लियामेंट का। कब कब बुलाया जाता है, जब नया लेजिस्लेचर बन के आता है जनरल इलेक्शन के बाद, या फिर दूसरा बार जब जब पहला सिटिंग होता है हर साल के लिए। जब जैसे कि आपको पता है कि बजट के बाद क्या होता है, बजट से पहले ही प्रेसिडेंट का अभिभाषण होता है, प्रेसिडेंट वहां पे जाके एड्रेस करते हैं और उस अभिभाषण
सरकार का अभिभाषण को पढ़ते हैं प्रेसिडेंट हाउस में। तो ये 87 के तहत दो तरीके हैं, दो ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिसपे बुलाया जाता है हाउस को। ज्वाइंट सिटिंग, हाउस का ज्वाइंट सिटिंग लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल 87 से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है आपसे फिर से। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेसिडेंट एड्रेस 87, आप याद रखेंगे आर्टिकल 87 का संबंध किससे है? प्रेसिडेंट एड्रेस से है। आर्टिकल 87 का संबंध किससे है? प्रेसिडेंट एड्रेस से है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आर्टिकल 87 आप अपने नोटबुक में लिख लें, कहीं भी आप इसको स्टिकी नोट्स में लिख लें कि आर्टिकल 87 प्रेसिडेंट एड्रेस। अब ये प्रेसिडेंट एड्रेस कब कब होता है, किन दो कंडीशन में होता है? पहला ये, जब जनरल इलेक्शन होता है उसका जो ओपनिंग सेशन होता है उसको प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। दूसरा, हर साल जब प्रेसिडेंट आते हैं और भाषण देते हैं, अभिभाषण पढ़ते हैं गवर्नमेंट का, ऐसा गवर्नर भी करते हैं। चलिए, द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट हाईलाइट द गवर्नमेंट्स के जो प्रीवियस ईयर के सेट और ब्रॉड गवर्नेंस एजेंडा होता है आने वाले सालों के लिए। मतलब कि 87 के तहत, आर्टिकल 87 के तहत प्रेसिडेंट कब कब आते हैं हाउस में और वो किन किन तरीकों से क्या क्या बोलते हैं। तो सबसे पहले बोला गया है कि जो प्रीवियस ईयर का जो गवर्नमेंट का जो परफॉर्मेंस है या फिर जो अचीवमेंट है उसको बताते हैं, और आने वाले वर्षों में वो किस तरह का, कौन से एजेंडे पे काम करेगी गवर्नमेंट, उसके बारे में जानकारी देते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट एड्रेस द टू हाउस मूव अ मोशन टू थैंक्स द प्रेसिडेंट फॉर हर स्पीच। यहाँ पे हर या फिर हिज भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी जो हमारे प्रेसिडेंट्स हैं वो द्रौपदी मुर्मू जी हैं, इस वजह से हम यहाँ पे हमने यहाँ पे हर लिखा है। तो टू हाउस को क्या करता है, वो मोशन पास करता है, थैंक्स मोशन, जो कि उनके अभिभाषण पे एक धन्यवाद प्रस्ताव पास होता है, वो भी 87 के तहत ही होता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद। अगर मैं बात करूं कि टिल नाउ देयर आर नो इंस्टेंस ऑफ द अमेंडमेंट्स पास्ड द मोशन ऑफ थैंक्स इन बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अभी तक ये नहीं देखा गया है कि कभी जब मोशन ऑन थैंक्स, अब धन्यवाद प्रस्ताव के तहत कोई अमेंडमेंट हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसा कोई एग्जांपल अभी तक नहीं देखा गया। आपको बताना है 1, 2 और 3 इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए देखते हैं करेक्ट स्टेटमेंट की तरफ। तो स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, मतलब कि जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। बी, ओनली 2 जो होगा, वो दो जो ऐसे पेयर्स हैं वो करेक्ट हैं, और तीसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो ऐसी बात नहीं है, अभी तक देखा गया इंस्टेंस। तो चलिए ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से साइड हो जा रहा हूं। चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आपको पता चल ही गया इसमें कि आपको प्रेसिडेंट आने वाले वर्षों और जो वर्ष गुजर गया उसके हाइलाइट्स के बारे में बताते हैं हाउस को। उसी के साथ साथ वो मोशन ऑन थैंक्स पास किया जाता है प्रेसिडेंट के एड्रेस के बाद, कब? दोनों हाउस में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। यहाँ पे पूछा गया है आपसे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द राज्यसभा। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में पूछा गया आपसे 3 स्टेटमेंट, आपको बताना इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट स्पेसिफाई एनी क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। क्या ऐसा बात है कि अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया का, उसने कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाया है कि किस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य को, या फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंजॉय ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस टू विच द इलेक्टेड एमपीज आर इंटाइटल्ड। अब राज्यसभा तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, मेंबर्स क्या होते हैं, अपने विधानसभाओं में जो तरीका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत वो चुनकर आते हैं। तो क्या जो इलेक्टेड मेंबर है और जो नॉमिनेटेड मेंबर है, दोनों एक ही तरह के पावर्स और प्रिविलेजेस को क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं? ऐसी बात सही है। दे डू हैव द राइट्स टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो क्या करते हैं, वैसा ही राइट्स होता है जैसे राइट्स किनके पास होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स के पास होते हैं। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट में से करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर हम देखें तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, जो दूसरा स्टेटमेंट है वही करेक्ट है। मतलब ये कि नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा एंजॉय ऑल द पावर्स एंड प्रिविलेजेस, ऑब्वियस सी बात है उनके पास सारे पावर्स एंड प्रिविलेजेस हैं जो कि इलेक्टेड मेंबर्स के पास होते हैं। वहीं मैं अगर बात करूं कि ऐसी तो कुछ बात हो नहीं सकती, ये ऑप्शन ही देखने में अजीब सा लग रहा है कि बिना किसी क्वालिफिकेशन, मतलब कि किसी को भी क्या
नॉमिनेट कर किया जा सकता है राज्यसभा के लिए। कुछ तो क्राइटेरिया होगा, कुछ तो एज लिमिट होगा, इंडिया का सिटीजन होगा, कुछ तो होना चाहिए, वो मेंटली स्टेबल होना चाहिए, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए उसके लिए। और ये सही बात है कि वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, यानी कि ओनली स्टेटमेंट टू, मतलब ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसका करेक्ट है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है आपसे कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग में वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है, आपको बताना है। एक्चुअली करेक्ट ही पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट नहीं पूछा जा रहा। अब देखिए इस तरह के स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है ना कि आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, या तो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा या फिर स्टेटमेंट ट्रू होगा। अगर आपके पास स्टेटमेंट ट्रू होगा तो आप इजीली क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप देख रहे होंगे अभी पिछले 2 वर्षों से, पिछले 2 सालों से क्या हो रहा है कि यूपीएससी ने क्या किया है, अपने पैटर्न को काफी ही ड्रास्टिक वे में चेंज कर दिया और ऐसे ओनली 1, ओनली 2 या फिर ऑल 3 या फिर नन, इस तरह से ऑप्शन देने लगा, जिससे की वजह से क्या हो रहा है ना कि आप एलिमिनेशन टेक्निक को उतने अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। जब अगर आप एलिमिनेशन टेक्निक को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, इन दिस सिचुएशन क्या हो रहा है कि आपको जब तक उसके सब्जेक्ट मैटर की अच्छी नॉलेज नहीं रहेगी, जब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी डीप जाकर नहीं रहेगी, तब तक आप क्या कर सकते हैं, उसके आंसर तक नहीं पहुंच सकते। तो अगर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो देखिए बोला जा रहा है कि द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। अब हाउस ऑफ द पीपल के बारे में क्या बोला गया, लोकसभा। लेकिन आपको पता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं राज्यसभा के क्या होते हैं, सभापति होते हैं। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रैंक्स नेक्स्ट टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो क्या ये बात सही है? ऑब्वियस सी बात है, ये इनकरेक्ट है। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं तो थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ एन इलेक्टेड कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द member of both house of the parliament accordance with the system of proportional representation by means of the single transferable vote। तो जो राज्यसभा के मेंबर्स का जो इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसके बारे में आपसे बताया जा रहा है कि उसमें किस तरीके से उनका इलेक्शन होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए उनका क्या होता है, इलेक्शन होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से सिर्फ एक स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर इनमें से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। अगर हम इसके आंसर की तरफ चले तो जैसे कि आपको अब तक आंसर पता चल ही गया होगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट 3 जो है करेक्ट है, बाकी सारे के सारे स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप देख सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन आपके सामने है, लाइन बाय लाइन में नहीं पढ़ सकता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं स्क्रीन से थोड़ी देर के लिए साइड हो जा रहा हूं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो फिर से आपके सामने वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए। इन 3 स्टेटमेंट्स में से बताना कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस बार फिर आपसे करेक्ट ही पूछा जा रहा है। 95% क्वेश्चंस किस तरह के होते हैं, करेक्ट पूछे जाते हैं, और 5% क्वेश्चंस क्या होते हैं, इनकरेक्ट पूछे जाता है। मतलब कि अगर एक सेट में 100 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसा कि यूपीएससी के सेट में होता है, तो उसमें से आपको क्या करना है, 95 क्वेश्चन यानी कि 95 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि करेक्ट पूछे जाएंगे, और 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि इनकरेक्ट पूछे जाएंगे। लेकिन क्योंकि हमारे साइकी में बैठ गया कि हमेशा किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं करेक्ट क्वेश्चन, तो हम इनकरेक्ट को भी करेक्ट पढ़ के OMR शीट को मार्क कर देते हैं, और ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, और नेगेटिव मार्किंग हम खामखा आते हुए क्वेश्चन को भी नेगेटिव मार्किंग को हम इनवाइट कर देते हैं, जो कि हमारे रिजेक्शन बोल लो, सिलेक्शन न होना बोल लो का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनकर उभरता है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसमें भी आपको वाइस प्रेसिडेंट के बारे में दिया गया है और आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स दिए गए, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। अगर मैं बात करूं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टेट दैट अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ वाइस प्रेसिडेंट इफ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट। अगर कोई व्यक्ति लाभ के पद पर है, वैसे सिचुएशन में, वैसे सर्कमस्टांसेस में वो क्या हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। वाइस प्रेसिडेंट में लीव ऑफिस बिफोर द एंड ऑफ हिज टर्म बाय सबमिटिंग रिजिग्नेशन लेटर टू द डिप्टी स्पीकर ऑफ द राज्यसभा।
तो वाइस प्रेसिडेंट को किसको अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं? डिप्टी स्पीकर को दे सकते हैं, जो कि राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर होंगे, उनको अपना रेजिग्नेशन, अपना त्याग पत्र देंगे। वहीं मैं बात करूं ऑल डाउट एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट इन द कनेक्शन विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट हुज डिसीजन शैल बी फाइनल। तो जितने भी डिस्प्यूट्स होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आती है इन द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये जो सिचुएशंस एराइज होंगे वो कैसे होंगे या फिर किस तरीके के होंगे, उसमें जो भी सिचुएशंस आएगा वो सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देखेगा और सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। उसका जो डिसीजन होगा वो फुल एंड फाइनल माना जाएगा। क्या बात सही है? चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। अगर आंसर को देखें तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, बाकी के दोनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। तो ये इनकरेक्ट है, ये दोनों करेक्ट है। अब चलिए करेक्ट स्टेटमेंट को फिर से पढ़ लेते हैं। The Constitution of India state that a person shall not be eligible for election as vice president if he hold any office of profit। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लाभ के पद पे कोई व्यक्ति है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फिर स्टेट गवर्नमेंट में, तो क्या हो सकता है? वाइस प्रेसिडेंट के लिए एलिजिबल नहीं हो सकता उसके इलेक्शन के लिए। उसी के साथ साथ तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसी के साथ साथ ऑल डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग ऑन द कनेक्शन, जो भी डाउट्स आते हैं और अगर सुप्रीम कोर्ट ही फाइनल डिसीजन लेता है, उसका जो डिसीजन होता है फुल एंड फाइनल होता है, उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ए वाला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और डिप्टी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन नहीं सौंपते, अपने प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। तो आप याद रखेंगे वाइस प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देते हैं प्रेसिडेंट को। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, तो ऐसा कौन कौन सा प्रोविजन था? इनमें से दिए गए प्रोविजंस में से कौन कौन से प्रोविजंस को उसमें रखा गया था? एग्जम्प्टेड लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम स्क्रूटनी, लैंड रिफॉर्म्स को स्क्रूटनी से बाहर रखा गया था। प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या बैकवर्ड क्लासेस के लिए किसी भी तरह के प्रोटेक्शन के प्रोविजन किया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले संविधान संशोधन में? या फिर एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट टू फ्री स्पीच, तो क्या जो राइट टू फ्री स्पीच है, जो कि वाक्य का जो अधिकार है, उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की गई थी या फिर रिस्ट्रिक्शन को बढ़ाने की बात की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। क्या पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है या फिर तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखिए फर्स्ट जो अमेंडमेंट है ना, वो बहुत बार आ चुका है, प्रीलिम्स में भी आ चुका है। यहाँ तक ये भी पूछा जा चुका है कि पहला जो अमेंडमेंट है, पहली जो संविधान संशोधन है, वो किसके कार्यकाल में हुई थी। तो इस तरह के जो मतलब माइन्यूट डिटेल्स भी पूछे जा रहे हैं यूपीएससी के द्वारा इवन, तो आपको इस पे आपको कमांड रखना होगा। फर्स्ट अमेंडमेंट एटलीस्ट मैं तो बोलूंगा 2-3 ऐसी चीजें हैं ना जो कि आपको पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसी के साथ साथ 1951, ये दोनों आपने पढ़ लेनी चाहिए। तो चलिए ऑल थ्री मतलब कि तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट माने जाएंगे यहाँ पे। तो देखिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो फर्स्ट अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, वो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आता है। कौन कौन सा? सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स के स्क्रूटनी को लेकर एग्जम्पशंस दिए जाते हैं। उसके बाद बैकवर्ड क्लासेस के लिए बाद में काका कलेलकर कमेटी को गठित की जाती है। काका कलेलकर कमेटी के रिकमेंडेशन पे उसने बोला था कि इंडिया में कुल मिला के 2699 बैकवर्ड क्लासेस की कास्ट्स हैं, और उसमें ये भी बोला गया था लगभग 2700 के आसपास। और उसके बाद उसमें बोला गया, उसी काका कलेलकर के कमेटी के आधार पे एक नई कमेटी गठित की गई। वो कमेटी थी कौन सी? मंडल कमीशन। मंडल कमीशन, इस मंडल कमीशन को ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी 1979 में, लेकिन आगे चलकर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की जो सरकार थी, बाहर से समर्थन था उस सरकार को और भी अलग अलग दलों की, तो इस सरकार ने क्या किया था, इस कमेटी को के रिकमेंडेशन को लागू कर दिया था। उसके बाद से बैकवर्ड क्लासेस को 27.5% का रिजर्वेशन मिलना स्टार्ट हो गया था। और उसी के बाद से और भी बहुत सी चीजें हुई थी हमारे सोसाइटी में, और आगे चल के अभी आप देख रहे होंगे कि कास्ट सेंसस जैसी चीजें भी सामने निकल कर आ रही है। तो 1931 के बाद पहली बार कास्ट सेंसस हुआ है। ऐसे हुई तो पहली बार नहीं है, कर्नाटक में भी हो चुका है, तेलंगाना में भी हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट पहली बार उड़ीसा में भी हो चुका है। रिपोर्ट पहली बार किसी राज्य सरकार ने सौंपी है कास्ट सेंसस के रिपोर्ट को।
चलिए 7 नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा सर्कमस्टांसेस या फिर सिचुएशन है जो कि फीचर नहीं है, किसका फीचर नहीं है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, पॉलिटी का, उस जगह पे जिस जगह पे इस तरह की चीजें होती हो, जो मैं आगे आपको बताऊंगा, ये तीनों चीजें उस जगह पे नहीं होनी चाहिए जहां पे डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स हावी है, डेमोक्रेटिक काइंड ऑफ पॉलिटी हो रही हो। सबसे पहले सेंसरशिप ऑफ द प्रेस, प्रेस में किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। मिलिट्री कैन टेक ओवर सिविलियन इंस्टीट्यूशंस इफ दे फेल टू डिलीवर एन डेमोक्रेटिक होप्स। तो क्या होगा कि मिलिट्री के पास कोई राइट नहीं है कि सिविलियन इंस्टीट्यूशन पे क्या करे, अपना दावा पेश करे, उस पर अपना अधिकार जमाए। द गवर्नमेंट शुड नॉट बी रन बाय नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल्स। अब गवर्नमेंट जो होगा नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल्स के साथ सरकार नहीं चला सकते। अब देखिए कि अगर डेमोक्रेटिक पॉलिटी, अब ध्यान देंगे कि ये देखिए जो मैं 5% की बात कर रहा था, ये उसी 5% में आता है कि नोट दिया है यहाँ पे, मतलब कि जो रॉन्ग है वो सही होगा। बहुत कमाल की बात है, जो रॉन्ग है, जो गलत है, उसी को सही कंसीडर किया जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस में। तो नोट दिया गया है, तो सबसे पहले आप देखिए कि ये तो करेक्ट हो गया कि गवर्नमेंट नहीं चला सकते नॉन इलेक्टेड इंडिविजुअल्स, तो ये तो आंसर होगा नहीं। हम थर्ड नंबर अगर ऑप्शन को एलिमिनेट करें तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। और देखिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि सेंसरशिप ऑफ द प्रेस में हो ही नहीं सकता और मिलिट्री तो टेक ओवर कर ही नहीं सकते। अगर मिलिट्री ने टेक ओवर कर ही लिया तो उसको हम पॉलिटी किस हिसाब से बोलेंगे, जैसे कि पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेटिक पॉलिटी बोलता है, लेकिन वहां पे क्या है, जितने दिनों तक अभी तक हुई है 75-77 सालों की उनके इतिहास में लगभग 50 से 55 सालों तक मिलिट्री ने ही शासन किया। वहीं दूसरे एक और हमारा पड़ोसी है, उसका नाम क्या है, चाइना, जो कि आए दिन प्रेस पे क्या करता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाए रखता है। लेकिन खैर ये तो उनका अपना नैरेटिव है। हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं और ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इज द करेक्ट। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज द पीपल टू चूज देयर रूलर्स। अपने रूलर्स को चूज करने का जो तरीका है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन। इसमें क्या कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि अपने मन पसंद के लोगों को वोट देकर सेलेक्ट कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं बाय द वे। और अभी आपको पता है 2024 में इलेक्शन होने वाला है, जनरल इलेक्शन, जहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के लिए वोट डाले जाएंगे, लोकसभा के सदस्यों के लिए, और वहां से तय किया जाएगा कि अभी आगे वाले देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही जाके इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, देखिए यूसीसी बहुत ही चर्चा में रहा है। अभी स्पेशल सेशन बुलाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, तो उसमें भी बहुत जोरों शोरों से चर्चा उठ रही थी, जहां पे वुमेन रिजर्वेशन बिल को पास किया गया कि यूसीसी पे कुछ चर्चा हो सकती है। तो बोला जा रहा है कि आर्टिकल जो 44 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बोलता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। क्या ये सही है? यूनिफॉर्म सिविल कोड वुड प्रोवाइड फॉर वन लॉ ऑफ द इंटायर कंट्री एप्लीकेबल टू ऑल। देखिए इसमें एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे ओनली 1 एंड ओनली 2 होगा, ठीक है। तो रिलीजियस कम्युनिटीज, मतलब कि जितने भी रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यता, धार्मिक ख्याल के जो लोग हैं, वो क्या करेंगे, उनके लिए कुछ न कुछ नियम कायदे बनाए जाएंगे जो कि एक तरह के होंगे। वही मैं आपसे बात करूं, द प्रिंसिपल्स लेड डाउन इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता है कि पार्ट 4 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 4 है, उसमें क्या दिया गया है, डीपीएसपी का मेंशन किया गया है। लेट मी चेंज माय पेन, मैं अपना पेन चेंज कर लूं। हाँ, तो डीपीएसपी को क्या कोर्ट के द्वारा इन्फोर्सेबल कराया जा सकता है, ऐसा कोई प्रोविजन है? तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, तो ये तो गलत है ही, क्योंकि आर्टिकल 44 में यूसीसी के बारे में जिक्र है, तो आप ये बोल ही नहीं सकते कि ये गलत है। तो एक करेक्ट है, मतलब कि ये करेक्ट हो सकता है, ये करेक्ट हो सकता है। तो आई थिंक ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यस, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, तीसरा नंबर इनकरेक्ट है। वहीं आर्टिकल 37 क्या बताता है, देखिए आर्टिकल 44 बोलता है कि डायरेक्टरी पॉलिसी डिस्क्राइब इन द पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो तो सही है, लेकिन आर्टिकल 37 बोलता है कि द प्रोविजन कंटेन द पार्ट शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल बाय द एनी कोर्ट। पार्ट 3 और पार्ट 4 में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है पार्ट 4 की, वहीं दूसरी ओर पार्ट 3 की लीगल वैल्यू भी है, तो आप याद रखेंगे इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अगर हम देखें, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। तो अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है? गवर्नर ऑफ द स्टेट कैन इशू ऑर्डिनेंस ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट। किसी भी राज्य के राज्यपाल तभी वो ऑर्डिनेंस
अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब वो राष्ट्रपति से उसकी मान्यता प्राप्त कर ले, या फिर ऑर्डिनेंस कैन बी री-प्रोमुलेटेड ओनली वंस, क्या एक ही बार जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 1 and 3, 2 and 3 इज करेक्ट, बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है? इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट, बाकी जो दोनों है वो इनकरेक्ट है। मैंने पढ़ा नहीं था इनकरेक्ट, तो आप ध्यान देंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, आज का आखिरी क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो इसमें बताया गया आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पैनल ऑफ द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा के जो वाइस चेयरमैन होंगे उनके पैनल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपके सामने 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट यह है कि द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा नॉमिनेट्स अ पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फ्रॉम अमंग द मेंबर्स, मतलब कि राज्यसभा के सदस्यों के बीच में से ही राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो अपने वाइस चेयरमैन के पैनल के लिए क्या करते हैं? रिकमेंड करते हैं मेंबर्स को। इन द अब्सेंस ऑफ द चेयरमैन और द डिप्टी चेयरमैन द राज्यसभा एनी ऑफ द पैनल मेंबर्स कैन प्रिसाइड ओवर द हाउस। अगर पैनल में कुछ लोग होते हैं, अगर वाइस सभापति मतलब कि उप सभापति और सभापति अगर नहीं है वहां पे, तो उसकी जगह पे इस पैनल में से कोई भी एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं? उसको प्रिसाइड कर सकते हैं सेशन को, मतलब उसकी अध्यक्षता कर सकते हैं मोटे तौर पे। अकॉर्डिंग टू द राज्यसभा रूल्स, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द पैनल, इस पैनल के मेंबर नहीं बन सकते। कौन व्यक्ति? जो कि नॉमिनेटेड है, जो कि 12 सदस्य नॉमिनेटेड होते हैं, वो इसके मेंबर नहीं बन सकते। आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एंड स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट, वो भी बन सकते हैं, बाकी बी होगा इसका करेक्ट आंसर, मतलब कि 2 स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट होगा। तो दोस्तों ये था MCQ 10, जिसमें कि हमने क्या किया? यूपीएससी के पॉलिटी के क्वेश्चंस को हमने सॉल्व किया है इसमें, जहां पे हमने देखे 10 के 10 क्वेश्चन जो कि यूपीएससी के लेवल का था, उसके जो ऑप्शंस थे वो भी यूपीएससी के लेवल के ही थे। तो ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस के लिए अब हम आएंगे। आर्ट एंड कल्चर हमने कर लिया, हिस्ट्री कर लिया, अब हम बात करेंगे करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते रहेंगे समय समय पे। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी और MCQs वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।